मैं 2013 में मैं पढ़ाई कर रही थी 11th क्लास में। और मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरे 2 भाई और मैं हूँ। और क्या कहते हैं, मेरा को डांस का बहुत शौक़ है, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है। और मैं चाहती थी मैं पढ़ लिख कर ना जो जिन लोगों को ना हेल्प की ज़रूरत है मैं उन लोगों की हेल्प करूँ। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। 2013 में 30 जनवरी को मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी थी। मैं उस शादी में गई थी। जो मेरे ताऊ जी के बेटे की वाइफ का जो भाई था उसने मुझे शादी में देखा था अपनी बहन की। तो उस टाइम पर मैंने साड़ी पहन रखी थी और मैं डांस कर रही थी अपनी फैमिली वालों के साथ। उस टाइम उसने मुझे देखा था। उसको पता नहीं मुझे में ऐसा क्या दिखा, तो वो मुझे लाइक करने लग गया था। उसके थोड़े दिन बाद शादी के थोड़े दिन बाद वो लोग हमारे घर पे आए थे। तो उसने मुझे वहाँ पर देखा, फिर दोबारा उसने मुझे देखा। उन्होंने मुझसे फ़ोन नंबर लिया था ये बोलकर कि मेरी एक ही बहन की शादी आपके ताऊ जी के बेटे से हुई है, भाई से हुई है, आप मुझे नंबर दे दो और मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे कॉल करके पूछ लूँगा। मुझे नहीं पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन फिर मैंने उसे नंबर दे दिया। वो मेरे पास कॉल करता था, रोज़ करता था, कभी कभी 1-2 दिन छोड़ के करता था, लेकिन वो कॉल करता रहता था मेरे पास थोड़े दिन में। अपनी बहन के बारे में पूछता था, मुझसे सही से बात करता था, तो मैं भी उसे सही से जवाब देती थी। तो एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। तो मैंने ना उसको बोला, मैंने कहा तुम पागल हो, मेरी भाभी के भाई हो और तुम मेरे भी भाई लगते हो। इस रिलेशन से मैंने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। इस बात से ना बोलने से चिढ़ गया था। तो मुझे बोलने लगा कि तुझे अपने ऊपर घमंड है, वो अपनी सुंदरता पे ज़्यादा उतराती है, और अगर तूने मुझे शादी नहीं करनी तो मैं तेरे को किसी और से भी नहीं करने दूँगा। उसने मुझे ये सब बोला था और टॉर्चर भी करता रहता था। मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी क्योंकि मेरे छोटे वाले भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो घर में बहुत दिक्कत हुई थी। तो मैंने बोला मेरे घर में वैसे बहुत परेशानी है, तुम मुझे परेशान मत किया करो, मैं नहीं कर सकती शादी वादी अभी तुमसे, क्या मैं किसी से नहीं करूँगी। तो उसने मुझे बोला नहीं मुझे शादी करनी है और मेरे को करनी है बस, तो तुझे ना करनी पड़ेगी, जब मैं कहूँ तो तब करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसको बोला ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे को टॉर्चर करने लग गया था, क्या था उठा कर लेकर चला जाऊँगा, तेरा फेस बिगाड़ दूँगा। पर मुझे ये नहीं पता थी कि ऐसे टाइप की कोई चीज़ होती है। मुझे लगा ये सिर्फ मुझे धमकी दे रहा था कि मैं इसे शादी करने के लिए हाँ कर दूँ। मैंने उसकी बात को माइंडली नहीं लिया था, तो मैंने उसकी बात को हल्के में ले लिया। मुझे लगा कि भूल जाएगा थोड़े दिन बोल बाल कर। तो मैं अपनी लाइफ में फिर से अपने काम वाम पर ध्यान देने लगी। तो 7 अगस्त 2013 को वो मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, वहाँ से वापस घर पे आ रही थी करीबन 7:30 बजे करीब। वो पीछे से आया, उसने मुझे टैप किया पीछे से। मैं जैसे पीछे घूमी, उसने मेरे ऊपर एसिड लेकर आया हुआ था, वो कटी हुई बॉटल में। उन्हें पूरी की पूरी बोतल मेरे ऊपर फेंक दी एसिड की। उससे मेरा यहाँ से पूरा फेस जल गया था और मेरा पूरा हाथ जला हुआ है, यहाँ से मेरा पैर भी जला हुआ है। 7:30 बजे करीब मेरे ऊपर एसिड फेंका था। पुलिस वाले भी थे वहाँ पे 2। उन पुलिस वालों का काम था कि उन लोगों को, मैंने उनको बोला था कि उन्होंने मेरे ऊपर जो भी फेंका उसे हम बाद में देखेंगे, आप पहले उन 2 लड़कों को पकड़ो जिन्होंने मेरे ऊपर कुछ फेंका है। उनका काम था पहले जो मैंने कहा उन्हें पकड़ना चाहिए था, उसके बाद सब कुछ आसानी से हो जाता। वो पकड़ते उसे तो हम पूछ लेते उसने क्या फेंका है और क्यों फेंका है, सारी बात वहीं पे सामने आ जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने मुझे ही वहाँ पे खड़ा कर लिया, मुझे साइड में बैठा दिया। मैं मतलब दर्द के मारे इतना तड़प रही थी वहाँ पे। उन लोगों ने मुझे साइड में बिठा दिया और वो 2 जने थे, वो अपनी बातों में अपनी बातों में लग गए। उन्होंने मेरे पास पलट कर भी नहीं देखा मुझे क्या हुआ है क्या नहीं। उन्होंने मुझे बोला केमिकल है, ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ। फिर मेरी फैमिली वालों को बुलाया। मेरे पापा मम्मी इतना घबरा गए थे ना, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो उनको भी मतलब वो लोग आए, उनको भी खड़ा कर लिया। फिर 16 नंबर की गाड़ी को बुलाया। पुलिस वाले तो वैसे हर चीज़ में लेट हो जाते हैं। वो भी फिर 7:30 बजे करीब कॉल करी थी, वो भी फिर 10:30 बजे करीब आए। फिर वो लोग मुझे जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए थे। तो फिर हॉस्पिटल वालों ने वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि ये पुलिस केस है, हम इसमें एकदम से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। फिर उन लोगों ने पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई की। डॉक्टर ने फिर 2-2:30 बजे करीब मेरी सिर्फ हाथ पे
क्रीम लगाकर बैंडेड कर दी थी। ना उन्होंने पानी डाला मेरे ऊपर, ना किसी और चीज़ से। उन लोगों ने मेरे फेस पे भी गिरा हुआ था, पैरों पे भी गिरा हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ यहाँ पे क्रीम लगा के और बैंडेड कर दी। और फिर मुझे मेरे घर पे जाने के लिए, मतलब उन्होंने एडमिट के लिए बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं बच पाऊँगी। फिर मुझे लगा अपने घर वालों के साथ ही रहना मेरे लिए ठीक है। मैं जानबूझ के फिर अपने घर चली गई। लेकिन जब मैं ड्रेसिंग के लिए गई थी तो मुझे लगा कि शायद एक मौका दे देती हूँ। उन्होंने मुझे एडमिट के लिए बोला, मेरे मम्मी पापा ने मुझे एडमिट करा दिया था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे इतनी गंदगी थी, बेड भी साफ़ नहीं रहते थे, और क्या कहते हैं, डॉक्टर भी नहीं ठीक से देखते थे, टॉयलेट इतना गंदा रहता था एक एक बेड पे, मतलब बहुत गंदगी थी। मैं तो वहाँ पे से फिर मैं अपने घर पर आ गई थी। मैंने अपने मम्मी पापा को बोला मैं यहाँ पर नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि जो मेरा थोड़ा बहुत था ना वो भी ख़राब होने लगा था। उनके लिए मैंने अपने ताऊ जी के बेटे को बताया कि तुम्हारी साली ने मेरे ऊपर अपना एसिड फेंका है। तो उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि केस मत करियो, हम तेरा इलाज करा देंगे और तेरी शादी ना अच्छी से करा देंगे। तो उसने फिर मेरे को ये बोला, मुझे लगा कि ये गलत है। फिर मैंने उसको बोला नहीं मैं केस करूँगी। फिर उसको लगा कि मैं उसकी बात नहीं माने, तो उसने मुझे धमकी दी। उसने बोला कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, अभी तो तेरे साथ इतना बुरा हुआ है, तेरे भाई भी हैं, तो उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, तेरे मम्मी पापा के साथ भी कुछ हो सकता है। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को लेकर मुझे बहुत डराया। फिर मैं थोड़ा डर भी गई थी। फिर मैंने 15-20 दिन तक कोई केस वेस नहीं किया था। लेकिन उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बोला कि जो होगा हम देख लेंगे, तुझे जो करना है वो कर दे। उसके बाद भी मैंने केस वगैरह कर दिया था। अब मेरा केस चल रहा है और सरकार से मुझे कुछ खास मदद नहीं मिली, और इसलिए मेरा केस चल रहा है। 2013 से अब तक केस चल रहा है। दो लोग थे जिन्होंने मेरे पास एसिड फेंका था, उनमें से एक की तो बेल हो गई और एक अभी जेल में, अभी तक उसे सज़ा भी नहीं हुई है। फिर मैं एक NGO से मिली थी, उस NGO की वजह से मेरी ड्राफ्टिंग हुई थी फेस की, वो मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी। उसके बाद फिर मुझे सरकार से भी 3.5 लाख रुपये मिले थे। तो फिर मैंने उन पैसों से उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया अपना, और थोड़े पैसे मेरे घर वालों ने, मतलब थोड़ा वो सामान मम्मी की जो ज़रूरत थी वो सब बेच बाच कर मेरे पापा मम्मी ने मेरा इलाज करवा दिया, और अभी मेरा इलाज चल रहा है। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई भी 12वीं कंप्लीट किया। मैं पढ़ाई आगे करना चाहती हूँ अपनी। हाँ, मेरे अटैक के थोड़े दिनों बाद ही फिर मैं एक NGO से मिली। उस NGO ने मुझे लॉयर से मिलवाया था, उनका नाम HR लाइन से थी वो भी। और फिर उन लोगों ने HR लाइन वालों ने मेरा केस फ्री में देख रहे हैं वो लोग, और जब से लेके अब तक उन लोगों ने मेरा केस देखा है। और क्या कहते हैं, हाँ, मेरा क्रिमिनल का एसिड अटैक का केस भी वही देख रहे हैं, और जो मेरा 3.5 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं उसमें इलाज में, वो मुझे कोर्ट से वापस दिलवाने के लिए भी कर रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, जब मेरे को एसिड अटैक हो गया था मैं बाहर भी नहीं निकल पाती थी। सब लोग ऐसे घूर घूर के देखते थे, कैसे पता नहीं, ऐसे उसकी गलती नहीं, ऐसे मेरी गलती हो। कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था, सब बोलते थे कि इसी की गलती होगी, तभी कोई मतलब ये सुनने के लिए तैयार नहीं था कि मतलब गलती किसकी है। लेकिन सब मुझे ही दोष देते थे कि मैंने कुछ किया होगा, मेरी गलती नहीं थी, फिर भी सब मुझे ही बोलते थे। मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, ना मेरी पढ़ाई पूरी हो पा रही, ना मैं कहीं जॉब कर पा रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और वो अपनी वजह से घूम रहा है, वो अच्छे से रह रहा है, मेरी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब हो गई। मैं कहीं आ जा भी नहीं पाती, धूप में इतनी प्रॉब्लम होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम अच्छे कपड़े भी नहीं पहन के बाहर निकल सकते क्योंकि हम प्रॉब्लम इतनी होती है, हमारी स्किन जली हुई है। कुछ अच्छा पहन लेते हैं उसमें इचिंग होने लग जाती है हमारे ज़ख्म में।